हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईएएस एजुकेशन क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूटन्स की गति का तृतीय नियम, थर्ड्स लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। इससे पहले हमने न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ पढ़ा और मोमेंटम के बारे में स्टडी की, संवेग के बारे में। अब हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो डिपेंड करता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे भी डिपेंड करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे भी डिपेंड करता है, मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है। तो उससे ये कोरिलेटेड है, इसलिए हमने उनको पहले पढ़ा। अब बात करेंगे अपन न्यूटन की गति के तृतीय नियम की, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। और अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी कम है तो उसको वीडियो की रेजोल्यूशन सेटिंग में जाके बढ़ा लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे हम अर्थ पर मूव करते हैं, चलते हैं, धरती पर चलते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम अर्थ पर चलते हैं तो धरती को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं, यानी कि धरती पर हम एक बल लगाते हैं। इस प्रकार चलते हैं तो धरती पर हम एक बल लगाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो धरती है, अर्थ है, वो हमारे ऊपर भी बल लगाती है, हमारे ऊपर भी फोर्स अप्लाई करती है। जितना हम धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उतना ही फोर्स अर्थ हमारे ऊपर अप्लाई करती है। उसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं, क्योंकि हमें अर्थ स्टेबल है, उसकी पोजीशन स्टेबल है, इसलिए हमें फील नहीं होता। तो ये पॉसिबल होता है न्यूटन की गति के तृतीय नियम से, क्योंकि हमने अर्थ को पीछे की ओर पुश किया, अपने पैरों से धक्का दिया, अर्थ पर हमने बल लगाया, तो इसके परिणाम स्वरूप अर्थ ने हमारे ऊपर भी उतना ही मात्रा में बल लगाया। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। ट्रेडमिल होता है, ट्रेडमिल जो हम उस पर दौड़ लगाते हैं, चलते हैं, उस पर क्या होता है कि हम उसको पीछे की तरफ पैरों से पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो हमें वो आगे की तरफ धक्का देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ट्रेडमिल की जो पट्टी है, बेल्ट है, उसको जितने फोर्स से, जितने बल से पीछे की ओर धक्का दिया, उसने उतने ही बल से हमको आगे की ओर पुश किया, आगे की ओर धक्का दिया। तो दोस्तों, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक और एग्जांपल है कि फुटबॉल जो होती है उसको हम नीचे पुश करते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, ये जमीन है, हमने फुटबॉल को नीचे की तरफ पुश किया तो फुटबॉल क्या होगी, ऊपर की तरफ उछलेगी, जैसा कि आप करके देख सकते हो। या बॉल है, बॉल को आप नीचे मारोगे तो वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ आएगी अपने आप ही। तो कहने का मतलब है कि हमने बॉल पर जितना फोर्स लगाया उतना ही अर्थ ने उस बॉल के ऊपर लगाया। सपोज दैट हमने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो अर्थ ने भी उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। लेकिन ये जो फोर्स होते हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल विपरीत होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है उनकी। दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया उसको हम बोलते हैं एक्शन फोर्स, हिंदी में इसको क्रिया बल बोलते हैं। और जो अर्थ ने बॉल के ऊपर लगाया उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल। हिंदी में बोलेंगे तो प्रतिक्रिया बल, इंग्लिश में बोलेंगे तो रिएक्शन फोर्स। तो दो फोर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो एक्शन फोर्स और एक रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स को हम क्रिया बल बोलते हैं और रिएक्शन फोर्स को हम प्रतिक्रिया बोलते हैं। यानी कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम का स्टेटमेंट है, कथन है। इंग्लिश की बात करें तो बोलेंगे हम, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम की वजह से ही बॉल को जब हम धरती पे मारते हैं तो वो ऊपर की तरफ उछलती है। या आप कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप भागते हुए, आप जमीन भागते हुए दीवार है,
इस दीवार में भागते हुए आप इस पर लात मारी, किक मारी, तो आप पीछे की ओर जाते हैं, क्योंकि आपने जितने फोर्स से दीवार को किक किया, लात मारा, उतने ही फोर्स से दीवार ने आपके ऊपर लगाया, जिससे आप पीछे की तरफ चले गए। इन दोनों की जो डायरेक्शन थी, आप पीछे की तरफ क्यों गए? क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। आपने डायरेक्शन लगाई दीवार पर, तो दीवार ने आप पर उधर लगाई। इसका मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, विपरीत दिशा है दोनों की। लेकिन जो बल है, बल दोनों में सेम है। सपोज दैट आपने दीवार पर लगाया 10 न्यूटन का, तो दीवार ने भी आप पर 10 न्यूटन का लगाया। लेकिन आप उतनी तेजी से पीछे नहीं जाते हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पर, मास पर। जिसका मास ज्यादा होगा वो कम पीछे जाएगा, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा पीछे जाएगा। तो ये न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है उसका स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये एफ है, हमने फुटबॉल पर फोर्स लगाया एफ ए मान लीजिए, और जो फोर्स लगेगा वो बी लगेगा, यानी कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसीलिए हमने इसको माइनस में लिया है। अगर ये हमने इसको इधर लगाया तो ये इसके ऊपर लगाएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर है इस साइड में, तो इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रिंसिपिया में इन तीनों नियमों को समझाया था। अब एक और उदाहरण लेते हैं हम। एक उदाहरण लेते हैं कि गन, बंदूक जो होती है, बंदूक रिकॉइल करती है। जब बंदूक हम चलाते हैं तो रिकॉइल करती है, यानी कि बंदूक हम चलाते हैं तो पीछे की तरफ धक्का लगता है उसको, जैसा कि आपने देखा होगा। इसलिए हम उसको कंधे में दबा के चलाते हैं बंदूक को। जब हम चलाते हैं तो बंदूक से जैसे ही गोली निकलती है तो बंदूक भी पीछे की तरफ लौटती है, तेजी से झटका मारती है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है न्यूटन की गति का तृतीय नियम का, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सपोज दैट जी क्या है, यहाँ पर गन है, बी क्या है, बुलेट है। बुलेट गोली बोलते हैं बुलेट को हिंदी में। तो जब बंदूक ने, गन ने फोर्स लगाया बुलेट पर, तो ये जो बुलेट है, गोली है बंदूक की, वो तेजी से आगे की तरफ गई, और बंदूक भी फिर तेजी से पीछे की तरफ झटका लगाती। क्यों? क्योंकि जो बुलेट ने गन पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, यानी कि इधर ये गई, इसने ये पीछे की तरफ फोर्स लगाया, इसलिए वो झटका मारती है। अब बात आती है कि इनकी परिमाण तो समान है, इनकी मैग्नीट्यूड तो समान है, कि अगर ये जो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि बंदूक तो उतनी तेजी से पीछे लौटती नहीं है, लेकिन गोली तो बहुत तेजी से बंदूक से निकलती है, तो उतनी तेजी से ही बंदूक को निकलना चाहिए पीछे की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं F इक्वल टू होता है ma। न्यूटन की गति के सेकंड नियम से F जो होता है वो मास और एक्सीलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। मास यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो m इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन a। इसका मतलब है जो m है, द्रव्यमान है, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सीलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, और मास अगर कम होगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो बंदूक और गोली में किसका मास ज़्यादा है? गोली का, बुलेट का मास ज़्यादा है, जबकि गन का मास ज़्यादा है, बुलेट का मास कम है यहाँ पर। तो बुलेट का मास कम है, इसका मतलब है एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, तो इसीलिए बंदूक से गोली निकलती है तो तीव्र गति से आगे की तरफ जाती है। लेकिन जो गन का मास है वो ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन कम होगा, इसीलिए बंदूक थोड़ी सी पीछे की तरफ धक्का लगाती है। तो हमारा यहाँ पे ये डाउट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो
m इक्वल टू होता है वो F अपॉन ए होता है। m डिपेंड करता है फोर्स पर, और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है a के। यानी कि जो द्रव्यमान है वो मास के समानुपाती होता है, सॉरी द्रव्यमान है वो फोर्स के यानी बल के समानुपाती होता है, और त्वरण के यानी एक्सेलरेशन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जब मास ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो उसका त्वरण कम होगा। तो यहाँ पर जो मास बंदूक का ज़्यादा था, गन का ज़्यादा था, इसलिए वो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसलिए वो कम पीछे की तरफ हटती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, बोट। बोट होती है, बोट पे कोई व्यक्ति आगे की तरफ उतरता है, तो आपने देखा होगा जब बोट कोई व्यक्ति आगे की तरफ उतरता है तो ये बोट पीछे की तरफ चली जाती है। यानी कि हमने बोट को पैरों से पीछे की तरफ धक्का दिया, फोर्स लगाया है उस पर, तो बोट ने हमें आगे की तरफ धकेला और हम यहां पर आ गए। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल इसका, स्विमिंग, तैरना। तैरना न्यूटन की गति का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। आपने देखा होगा जब व्यक्ति तैरते हैं इस तरह से, तो वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। पानी को जब पीछे की तरफ धकेलता है तो पानी हमें आगे की तरफ धकेलता है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी न्यूटन की गति का तृतीय नियम लगता है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, एक और एग्जाम्पल है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वो भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग उड़ते हैं, क्योंकि वो जब उड़ते हैं तो नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, एयर पर फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, और एयर है वो उन पर आगे की तरफ फोर्स लगाती है, तो इसलिए पक्षी आकाश में उड़ पाते हैं। तो दोस्तों ये थी न्यूटन की गति के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ इनके यूजफुल, कुछ उनके यूज। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम की। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।